हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना अध्याय अराजकतावाद, जिसके मुख्य बिंदुओं से और इस विचारधारा से मैं आपको अवगत करा चुकी हूँ कि क्या है ये विचारधारा। अराजकतावाद का अर्थ हम भली भांति समझ चुके हैं कि अराजकतावाद स्वतंत्रता, एकता और प्रेम को बढ़ाना चाहती है और पृथकता, विवशता और नियंत्रण को दूर करना चाहती है। एक ऐसी शासन व्यवस्था को ये लाना चाहती है जो राज्य विहीन हो, वर्ग विहीन हो और नियंत्रण विहीन हो। तो ये शांति के अभाव से अराजकतावाद का अर्थ नहीं है। इस विचारधारा के विस्तृत अवधारणा को हम कल बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं और हमने प्रारंभ कर दिया था अराजकतावाद के सिद्धांत की विशेषताओं को। तो क्या है अराजकतावाद के सिद्धांत की विशेषताएं, इसके बारे में भी हम लोग मुख्य जानकारी हासिल कर चुके थे कि अराजकतावाद राज्य, धर्म और निजी संपत्ति का पूर्ण विरोधी है। तो राज्य, धर्म और निजी संपत्ति का विरोधी होने की वजह से जो अराजकतावाद की मुख्य विचारधाराएं थी, उस जो मुख्य सिद्धांत थे उसे हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि राज्य का पूर्ण विरोधी, कि अराजकतावादी राज्य के पूर्ण विरोधी है और इस विरोध को उन्होंने तर्क के अनुसार कुछ शीर्षकों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जिसे हम कल 3 शीर्षकों के रूप में कल हम उसको पढ़ चुके थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ABC 3 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे जो राज्य का पूर्ण विरोध अराजकतावादी करते हैं, उसके पक्ष में जो तर्क उन्होंने दिए थे उसे हम लोग जान चुके हैं। तो आज अगला जो इसका D पॉइंट है, ऐतिहासिक दृष्टि से औचित्यहीन। तो अराजकतावादियों का मानना है कि जो राज्य है वो औचित्य की दृष्टि से या ऐतिहासिक दृष्टि से भी यदि हम देखते हैं तो उसका कोई भी औचित्य नहीं है, ये औचित्यहीन संस्था है। तो अराजकतावादियों का मानना है कि राज्य का जो जन्म हुआ है वो अभी हाल ही में हुआ है, यानी कुछ समय पहले ही हुआ है और उस कुछ समय पहले के अनुसार प्राचीन काल में भी राज्य की उत्पत्ति के पहले भी मनुष्य समूह बनाकर अपना सामाजिक जीवन यापन करते थे और उसमें वो अधिक स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। वो जीवन श्रेष्ठ जीवन था जिसकी अराजकतावादी कल्पना करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व भी मनुष्य सामाजिक जीवन को बेहद स्वतंत्र और उन्नत तरीके से जीता था। इसलिए वर्तमान में राज्य जैसी संस्था का कोई औचित्य है ही नहीं, कि ऐसी संस्था होनी ही नहीं चाहिए, इसका कोई औचित्य नहीं है। पढ़ते हैं अराजकतावादियों के शब्दों में। तो प्रिंस क्रोपाटकिन के अनुसार राज्य का जन्म अभी हाल ही में हुआ है, जो व्यर्थ प्रतीत होता है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व भी मनुष्य समूह बनाकर स्वतंत्र और सुखी जीवन व्यतीत करते थे। इतिहास गवाह है कि राज्य में सदैव नवीन विचारों और सुधारों का विरोध किया है। तो राज्य ने जहां नवीन विचारों और सुधारों का विरोध किया है तथा उन्नति और सुधार और स्वतंत्रता के मार्ग में सदैव बाधा पहुंचाने का कार्य किया है। राज्य द्वारा अब तक धर्म सुधारकों, प्रचारकों आदि को भीषण दंड देकर अनेक यातनाएं दी है, जिसमें सुकरात व ईसा मसीह के उदाहरण प्रत्यक्ष रूप में मौजूद। तो प्रिंस क्रोपाटकिन का मानना है कि राज्य ने नवीन विचारों और सुधारों और प्रगतियों का हमेशा से उसको दबाया है। कई धर्म सुधारक, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जब जब समाज में नवीन विचारों का पदार्पण किया है, तब तब राज्य ने उनको
दबाया है, उन्हें यातनाएं दी हैं। इतिहास गवाह है कि इतिहास में ईसा मसीह और सुकरात ये दोनों ऐसे धर्म सुधारक थे या जो समाज सुधारक थे। इन्हें कितनी यातनाएं दी गई। सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया और ईसा मसीह को जिंदा गाड़ दिया गया, तीरों के साथ में लटका दिया गया। हम लोग इस सबसे वाकिफ हैं। तो ये कहते हैं कि इन्होंने कभी भी प्रगति, सुधार और उन्नति का साथ नहीं दिया है। ये पूर्ण रूप से एक औचित्यहीन संस्था है। अराजकतावादियों का मानना है राज्य के विरोध में कि सरकार यानी शासन के प्रत्येक रूप का भी विरोध करता है। तो अराजकतावादी न केवल राज्य का वरन सरकार का यानी शासन की चाहे से कोई सी भी व्यवस्था रही हो, चाहे वो लोग राजतंत्र रहा हो, चाहे से वो कुलीन तंत्र रहा हो और चाहे से वर्तमान की लोकतंत्र की ही व्यवस्था क्यों न रही हो, और प्राचीन काल में जो धर्म तंत्र चला करता था उन सभी में यदि हम देखते हैं तो शासन के प्रत्येक रूप में सरकार के सहयोग से ही बहुत सारी चीजें पनपी है जो समाज में नहीं होनी चाहिए। ऐसा अराजकतावादियों का मानना है कि सरकार के सहयोग से ही अराजकतावादी केवल राज्य का ही नहीं वरन सरकारों का भी पूर्ण विरोध करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि चाहे से राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो या फिर लोकतंत्र हो, शासन ने सदैव सामान्य जनता का शोषण किया है। फ्रेंड्स, क्रोपाटकिन ने कोटेशन के माध्यम से समझाया है कि समस्त सरकारें चाहे इनका रूप राजतंत्र, वैधानिक या गणतंत्र, कुलीन वर्ग, पादरियों या व्यापारियों के हितों की बलपूर्वक रक्षा करता है। इस प्रकार से जो सरकार है, सरकार ने भी क्या किया है, जो सामान्य जनता है उनका जीवन और भी बेहतर बनाने की बजाय उन्होंने उनके जीवन की उन्नति के लिए कोई प्रयास नहीं किए। तो राज्य और शासन दोनों ने मिलकर क्या किया है, शोषण और अत्याचार को बढ़ावा दिया है। ऐसा अराजकतावादियों का मानना है कि बलपूर्वक कार्य करवाए जाते थे सरकार और राज्य के द्वारा। तीसरा जो लास्ट पॉइंट जो है इसका F पॉइंट वो है आर्थिक आधार। अराजकतावादियों का मानना है कि जहां राज्य के ऐतिहासिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है, शासन के अंदर भी इसके प्रत्येक भाग के द्वारा अमीरों का ही समर्थक रहा है, पूंजीवाद का ही समर्थक रहा है। इसलिए शासन के साथ देने की वजह से ही अमीर और अमीर हो गए और गरीब जो है वो और या तो और गरीब हो गए या उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसलिए जो निजी संपत्ति है, जो आर्थिक आधार है, वो उस निजी संपत्ति का भी अराजकतावादी विरोध करते हैं। तो राज्य ने हमेशा ही पूंजीपतियों का साथ देकर श्रमिक या सामान्य जनता के साथ अन्याय किया है। प्रत्येक सरकारों के प्रोत्साहन से अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब और गरीब हुए हैं। अतः उपरोक्त परिस्थितियों की मांग है कि इस प्रकार की संस्थाएं मृत्यु पर हस्ताक्षर कर स्वयं का अंत कर लें। तो इस तरीके से अराजकतावादी ने चाहते हैं कि ये जो राज्य और सरकार और धर्म तंत्र के द्वारा जो चलाई जा रही है व्यवस्थाएं, उन सब व्यवस्थाओं का अंत होना निश्चित है। अराजकतावादियों की अगली विशेषता है व्यक्तिगत संपत्ति व पूंजीवाद का शोषण। जहां अराजकतावादी राज्य का पूर्ण विरोध करता है, वहीं व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद का भी पूर्ण विरोध करता है। ये पूर्ण शत्रु है। इनका मानना है कि व्यक्तिगत संपत्ति ने बहुत सारी चीजों को बढ़ावा दिया है जो समाज में नहीं होनी चाहिए। ये व्यक्तिगत संपत्ति ही है जो लोगों को गलत कार्य करने के लिए भी प्रेरित करती है, क्योंकि उच्च सुविधाजनक जीवन पाने के लिए व्यक्ति गलत कार्यों का भी सहारा
ले लेता है अपने परिवार के लिए, अपने आराम के लिए और अपनी निजी उन्नति के लिए। ये व्यक्तिगत संपत्ति जो है वो बहुत बड़ा सहारा बनती है, तो इसलिए इस व्यक्तिगत संपत्ति का भी ये लोग विरोध करते हैं। तो ये व्यक्तिगत संपत्ति के होने से पूंजीपति और ज़्यादा पूंजीपति बन जाते हैं और सामान्य जनता की क्या करते हैं, उसका शोषण करते हैं। तो जनता का शोषण करके ही ये निजी संपत्ति को बना पाए हैं और निजी संपत्ति को बढ़ाने से, शोषण करने से ये और भी अधिक पूंजीपति बन गए हैं। तो अराजकतावादियों का मानना है कि व्यक्तिगत संपत्ति ने ही पूंजीवाद को जन्म दिया है और जो मानवीय शोषण का पर्यायवाची बन चुका है। अतः अराजकतावादियों का मानना है कि पूंजीपति अतिरिक्त लाभ श्वास के साथ अंदर लेते हैं, लेकिन उसे वापस निकालते समय सामाजिक वातावरण में शोषण, द्वेष, निर्धनता तथा बेरोजगारी उत्पन्न कर देते हैं। पूंजीपतियों का अंत का मार्ग बना देते हैं, अतः इसका अंत समीप है। तो अराजकतावादियों का ये मानना है कि पूंजीपति जब श्वास लेता है तो उसके श्वास के साथ में अंदर क्या जाता है, अतिरिक्त लाभ उसके अंदर चला जाता है श्वास के रूप में, और जब वो श्वास को छोड़ता है तो उसके साथ साथ में शोषण, बेरोजगारी, बेकारी और निर्धनता और द्वेष जैसी चीजें वो श्वास के साथ वापस छोड़ता है। ऐसा अराजकतावादियों का मानना है। तो इस तरह से इस शासन व्यवस्था का जो व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ावा देती है, जो पूंजीवाद को बढ़ावा देती है, ऐसी संस्थाओं का अंत होना ही चाहिए। अगली विशेषता है, अगला सिद्धांत है धार्मिक पाखंडों की निंदा। अराजकतावादियों का मानना है कि जब धर्म इतना अधिक बढ़ जाता है कि मनुष्य उसमें कर्मशील कम हो जाता है और भाग्य पर अधिक विश्वास करने लग जाता है, और धार्मिक कर्मकांड और पाखंड जो होते हैं उसका और अधिक बड़ा, उसको सहारा देकर उसे और अधिक बढ़ावा देता है। तो धार्मिक पाखंडों की अराजकतावादी निंदा करते हैं कि धार्मिक पाखंड होने ही नहीं चाहिए। यदि ये धार्मिक पाखंड होंगे तो जनता का जो कर्म करने की प्रधानता है, कर्म शक्ति जो उनकी होती है वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो जाती है और कर्म शक्ति से वो पीछे हो जाता है। तो अराजकतावादी मानते हैं कि धर्म के धोखे में आकर मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है तथा वह भाग्यवादी बन जाता है, जिससे उसके कर्म की गति शिथिल पड़ जाती है। अतः धर्म का विरोध करना अति आवश्यक है। प्रिंस क्रोपाटकिन ने अपनी कोटेशन में ये समझाया है कि धर्म लोगों में अन्याय को सहन करने की भावना उत्पन्न करता है, जिससे वे मौजूदा व आर्थिक प्रबंधों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और बाकुनिन ने अपनी कोटेशन में समझाया कि ईश्वर बहुत कुछ जार के समान था, ईश्वर बहुत कुछ जार के समान था और जार ईश्वर के समान, दोनों ही अत्याचारी थे। तो दोनों कोटेशन के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि जो ये प्रिंस क्रोपाटकिन का मानना था कि धर्म पे अधिक विश्वास करके मनुष्य क्या करता है, अपना विवेक खो बैठता है और अपने विवेक के खो जाने से वो अधिक भाग्यवादी बन जाता है, और भाग्यवादी जब वो बन जाता है तो वो कर्महीन भी हो जाता है। तो कर्महीन विचारों की वजह से मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है, कर्महीन हो जाता है, और जो अमीर होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, वो शक्तिशाली अधिक शक्तिशाली और अधिक पूंजीवादी बनकर उनके शोषण के लिए एक नए प्रकार की प्रक्रियाओं को प्रारंभ कर देते हैं। बाकुनिन भी एक अराजकतावादियों के एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, तो उन्होंने भी इस अराजकतावाद के विरोध में कोटेशन के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर जार के समान था
और जार ईश्वर के समान थे, दोनों ही अत्याचारी थे। ईश्वर तो है ही ईश्वर, उसे भी अराजकतावादी अत्याचारी कह बैठते हैं। और जार जो उस समय धर्म गुरुओं का एक बड़ा पद हुआ करता था, क्योंकि धर्म तंत्र के एक प्रमुख जो पदाधिकारी थे जार कहलाते थे वेस्टर्न कंट्रीज में, जहाँ पे ईसाई धर्म की मान्यता रहती थी। तो उस ईसाई धर्म में धर्म को इतना अधिक महत्व दिया गया था कि उस धर्म के कारण लोग भाग्यवादी तो बनते ही थे, कर्महीन भी बन जाते थे, और कर्महीन बनके वो अत्याचारों को सहन करने लग जाते थे। लेकिन हम बात करते हैं धार्मिक पाखंडों की निंदा का, तो यही कहना है प्रिंस क्रोपाटकिन का कि धर्म के लालच में आकर मनुष्य क्या कर बैठता है, सहन करने की क्षमता उसको वो धर्म देता है, और उस सहन करने की क्षमता की वजह से वो आगे कार्य ही नहीं करता, उस स्थिति को जस की तस बनाए रखने के लिए वो प्रेरित हो जाता है। इसलिए अराजकतावादी न केवल राज्य का वरन सरकार का, व्यक्तिगत संपत्ति का और धर्म का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और शासन व्यवस्थाओं में बदलाव की मांग करते हैं।